चलो बॉयज एंड गर्ल्स, अब स्टार्ट करते हैं हम कौन सा हमारा इतिहास का पार्ट। ठीक है, इतिहास के वन लाइनर है, रिवीजन टाइप में है, क्योंकि आगामी हमारा 2 महीने बाद 1.5 महीने बाद एग्जाम लगा हुआ है यूपी पेट का। तो यूपी पेट में तो आप लोगों को काम आएगा ही, लेकिन और आगे भी एग्जाम में काम आएगा। ठीक है, तो चलो बिना समय गंवाए इसको करते हैं, बिना समय गंवाए करते हैं। सबसे पहले देखिए, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? हेस्टिंग। किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू? अच्छा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर याद है, बीओसी एंड बीओडी, ये वही था। और किसके काल में? हेस्टिंग के काल में। अब ये हेस्टिंग क्या है? वॉरेन हेस्टिंग। क्या है? वॉरेन हेस्टिंग, हमारे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, 1773 के एक्ट के तहत, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर को बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। और वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रशासनिक सेवा जैसे आईसीएस, आईएएस, आईपीएस, इनका जनक माना जाता है किसको? कॉर्नवालिस को। ठीक है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? लॉर्ड वेलेस्ली ने। थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, ये कलकत्ता के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन और अलग से इतिहास भी रहा है, व्यापारिक दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी, संवैधानिक दृष्टि से भी। अरे हमारे संविधान का इतिहास तो यहीं से, बंगाल से ही तो शुरू होता है, याद है ना? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आगे देखिए क्या बोल रहा है, टेंसी एक्ट या कश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? 1822 में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब हुआ? 1857 में। 1857 में शुरू हुआ था, धीरे धीरे कहाँ पहुंचा? मेरठ। अब मेरठ से कहाँ पहुंचा? दिल्ली। ये जो 1824 में विद्रोह हुआ था, ये कोई इतना बड़ा खास विद्रोह नहीं हुआ था, छुटपुट विद्रोह था, लेकिन फिर भी बोल दिया था। लेकिन इस आंसर का आप उत्तर दोगे 1857। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत में शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, भारत का प्रथम क्या? गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, इसी के कार्यकाल में सती प्रथा का भी अंत किया गया था, सती प्रथा। ठीक है, और भारतीय व्यक्ति कौन था इस समय? राजा राम मोहन रॉय, जो सती प्रथा के क्या थे? विरोधी थे। ठीक है, आए समझ में? लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, कौन से अधिनियम के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल नयामत बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक में सती प्रथा जोड़ दीजिएगा, इसका विरोध कर रहे थे ये। और राजा राम मोहन रॉय इसका विरोध कर रहे थे। महिला यानी विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे राजा राम मोहन रॉय। इंग्लिश एजुकेशन, भारत में इंग्लिश अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की? 1835 में विलियम बेंटिक ने। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1830 पर। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता मतलब जैसे पहले हमारे भारतीय प्रेस थे जो अंग्रेजों के खिलाफ छापते थे, लेकिन उसमें से एक अंग्रेज ऐसा था कि जो ये प्रेस की स्वतंत्रता है ये लोगों को होनी चाहिए, सरकार क्या काम कर रही है लोगों को पता होना चाहिए, तो ये हमारे समर्थक में थे कि जो भारतीय प्रेस है वो चलने चाहिए। याद है ना, रॉल्ट एक्ट में क्या हुआ था? बंद कर दिया गया था ना, प्रिंटिंग प्रेस सब कुछ बंद कर दिया था। सरकार के खिलाफ कोई भी छाप नहीं सकता है, सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, सरकार के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता है। इनाम कमीशन की स्थापना लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अच्छा, लॉर्ड डलहौजी का नाम और किस में आता है? हड़प की नीति में। हड़प की नीति में यानी उस समय 1858-57 के समय जिस राजा का खुद का पुत्र नहीं है या उत्तराधिकारी नहीं है,
उसका राज्य किसका हो जाएगा? ब्रिटेन का। यानी जिस राजा का कौन सा पुत्र बोलते हैं उसको? दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र होगा, उसका राज्य किसका होगा? ब्रिटेन का। ठीक है, खुद की संतान होनी चाहिए, गोद लिया हुआ नहीं। अच्छा, रानी लक्ष्मीबाई का दत्तक पुत्र था ना, इसीलिए तो झांसी को वो कब्जाने आया था बार बार। ठीक है, आगे देखिए, किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? रैयतवाड़ी व्यवस्था। एक एग्जाम में ये आया था कि रैयतवाड़ी में रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। दक्षिण भारत में यह व्यवस्था लागू हुई थी। ठीक है, नर बलि प्रथा का अंत किस गवर्नर के काल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी। नर बलि नहीं, तंत्र मंत्र के चक्कर में पहले बहुत सारे लोग नरबलि कर देते थे। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इक्का दुक्का मिल जाते हैं जो नर बलि के समर्थक हैं। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा ना कि हमारे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में ही एक गांव का एक व्यक्ति तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ोसी के एक बालक को हत्या कर दी थी उसने। नहीं, वो नहीं, उसका गला काट दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और बक्से में भर दिया था। ठीक है, तंत्र मंत्र के चक्कर में। यानी आज भी ऐसे लोगों का बहुत मत है कि अगर हम भगवान को बलि देंगे तो भगवान हमें खुशी रखेगा। किसकी बलि? नर बलि। ठीक है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी। देखिए क्या बोल रहे हैं, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति का अपवहन, यानी भारत की संपत्ति का संचरण हो रहा है, भारत की संपत्ति का बहाव हो रहा है। भारत से कहाँ? इंग्लैंड। यानी जो चीज भारत की होनी चाहिए, इंग्लैंड के लोग क्या कर रहे हैं? उसको भारत से निकालकर, और उसी समय उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन किया था। और पहली बार किसी ने जो भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन किया था वो दादा भाई नौरोजी थे। और प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी उन्होंने? 20 रुपए। कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है? मिनिमम 20 रुपए। ठीक है, ये किसने किया था? दादा भाई। ये अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इतिहास का भी है, अर्थव्यवस्था का भी है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में काफी बार पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। 20 रुपए पर एनम। 20 रुपए पर एनम, यानी एनम का मतलब एक साल। ठीक है, भारत में टेलीग्राफ लाइन किसके द्वारा शुरू की गई? कलकत्ता व आगरा, लॉर्ड डलहौजी। टेलीग्राफ। ठीक है, टेलीग्राफ तार जिसे बोलते थे। ठीक है, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहां पे स्थापित हुई? मुंबई में। मुंबई, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये पहले टेक्सटाइल यानी वस्त्रों के लिए ही जाना जाता था। अंबानी ने अपना बिजनेस वस्त्रों से ही तो शुरू किया था, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी बहुत सज्जन व्यक्ति थे। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? प्लासी के युद्ध के बाद। अब भारत पूरा लूटा ही तो गया है। आप ही बताइए, आज भी हमारे पास इतना खनिज है, 3 साढ़े 3 नहीं, पूरा का पूरा 1000 साल लूटा गया है भारत। याद है मुस्लिम आक्रमण हुआ तब भी भारत लूटा गया। फिर उसके बाद 5 मुस्लिम वंश आए, दिल्ली सल्तनत, मुगल वंश आया, 1498 में यूरोपीय का आना शुरू हो गया। 1000 साल, 1400 साल, 1900 साल, 1900 नहीं बोल सकते, लगभग 1000 साल, लगभग 1000 साल भारत को लूटा गया। अब आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि भारत में कितना धन था कि लूटने के लिए 1000 साल लग गए। इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया बोलते थे। ठीक है, सोने का भाव बड़ा महंगा हो गया है यार। 52,000 रुपये तोला, बताइए 52,000 रुपये। इससे अच्छा इतना तो किताबें खरीद लो 52,000 की। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछाई थी? जॉर्ज क्लार्क ने। और भारत में पहली बार रेलवे कब चलाया गया था? रेल 1853 में। कहां से? पुणे से मुंबई टू थाने की पुणे? मुंबई टू थाने, मुंबई टू थाने है, मुंबई टू
थाने, मुंबई टू थाने, गलत हो गया था, 1853 में। यानी देखो आज रेलवे में पूरे भारत में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है ना। आप देखिए चित्रकूट जैसे कस्बे से भी रेल लाइन गई है और बहुत पहले के समय से गई है। और आपको पता है यहाँ पर कोयले वाले इंजन चला करते थे। जब हमारे पिताजी छोटे थे 10-10, 12-12 साल के, तो जब करबी आते थे ना, तो करबी आते थे तो रेलवे स्टेशन जरूर आते थे। पता है किस लिए? कहीं जाने के लिए नहीं, देखने के लिए, इंजन देखने के लिए, रेलगाड़ी देखने के लिए। और पता है क्या, आपने देखा होगा रेलवे चित्रकूट का रेलवे स्टेशन भले ही आधुनिक बन गया हो, लेकिन अभी भी उसमें एक कोठी है जो अंग्रेजों के ज़माने की बनी हुई है। ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी दीवारें, पहले वही सिस्टम था। और जब आता था ना इंजन आता था, तो सब लोग अपना हाथ पैर मुंह सब बांध के रखते थे। पता है क्यों? कोयले का इंजन था, आंधाधुन धुआं निकलता था, और जितने भी यात्री हुआ करते थे ना, सब लोग क्या है, धुएं से तर हो जाया करते थे। और आपको बता दें, उस समय जब कोई ट्रेन में सफ़र करता था, पुराने कपड़े पहनता था। आज तो क्या है कि हम चमक के चल देते हैं, क्यों? आज तो धुआं तो है नहीं, पहले क्या था, धुआं होता था। तो अपने गंतव्य स्थान में पहुंचने तक वो एकदम अच्छा खासा कालिया प्रसाद हो जाया करता था, इतना सारा धुआं निकलता था। और 2 बार धुआं निकलता था। कब? एक जब ट्रेन आ रही है और रुक गई, रुक के बाद, जब चलने के बाद, जब पिस्टन जोर लगाता था और धुआं निकलता था फिर से, तो वहाँ पर उस समय जब जो कर्मचारी भी हुआ करते थे, तो सिर में कपड़ा बांधते थे, मुंह में कपड़ा बांधते थे, पूरा ढक के रखते थे ताकि धुआं ना अंदर चला जाए। ऐसा होता था। और आपको बता दें, उस समय ट्रेन की बड़ी भयंकर आवाज़ आती थी, कई मीलों तक आवाज़ सुनाई देती, धक 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 करके। क्यों? वो वाला इंजन था ना, भाप वाला इंजन बहुत आवाज़ हुआ करती थी। ये बड़े बड़े पहिए हुआ करते थे। तो हमारे पिताजी लोगों ने उसमें सफ़र भी किया है और देखते भी थे। और जब भी कर भी आए मार्केटिंग करने, इंजन जरूर देखते थे। ठीक है। फिर धीरे धीरे देखो विकास हुआ, धीरे धीरे डीजल इंजन आया, और इतना विकास हो गया, अभी देखो 2, 2.5-3 सालों में इलेक्ट्रिक भी लग गया। और इलेक्ट्रिक लग गया तो दिल्ली से चित्रकूट 3 घंटे रास्ता क्या है, कम हो गया। संपर्क क्रांति पहले 12 घंटे में पहुंचती थी, अब 9 घंटे में पहुंचती है। ठीक है। आपने देखा कितना बढ़िया नज़ारा होता है हमारे चित्रकूट उसका स्टेशन का, और कितनी सारी ट्रेनें आती हैं। चेन्नई तक की ट्रेनें यहाँ से गुजर के जाती हैं, चेन्नई तक की, बिहार तक की ट्रेनें यहाँ से जाती है। सोचिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और देखो राजधानी को जोड़ा हुआ है यहाँ से, राजधानी है ना। चलिए आगे करते हैं। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? जमींदार से। ठीक है। और जमींदार क्या करता था? गांव वालों से टैक्स वसूलता था। ठीक है। और सरकार को दे दिया करता था। सरकार ने, जमींदार बड़ा जो है चतुर व्यक्ति हुआ करता था। जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिश सरकार ने जमींदार को बोला कि भैया आप 100 रुपये टैक्स वसूल के हमें दोगे। समझिएगा ध्यान से, सरकार ने उससे बोला जमींदार से कि भाई पूरे गांव से आप 100 रुपये टैक्स वसूल के दोगे। तो पता है 1000 रुपये वसूलता था, अब मात्र 100 रुपये देता था, और 900 रुपये खुद के पास। सरकार से ज़्यादा अमीर थे हमारे यहाँ के जमींदार। देखो क्या एक ब्रिज बना हुआ था, ये बिचौलिए थे, सरकार, जमींदार और किसानों का शोषण करके पैसा वसूल करके सरकार को ये नहीं पता था। सरकार को ये था कि भैया अगर हम इसे 100 मांग रहे हैं, 110, 120 वसूलता होगा किसानों से, और 100 रुपये हमें देता होगा, 20 रुपये खुद रखता होगा। पर यहाँ आपको बता दें, ब्रिटेन वालों को भी अच्छा खासा हमने बेवकूफ़ बनाया। हमारे यहाँ के जमींदार 1000 वसूलते थे, 100 देते थे, और 900 अपने पास रखते थे। और ये जो 900 रखते थे ना, अच्छा खासा शोषण हुआ। इंटरनेट में अपने देश की फ़ोटो देख लीजिएगा, जब जमींदारी व्यवस्था चलती थी, कैसे हड्डे जैसे आपको मिलेंगे किसान, एकदम कुपोषण जैसे। क्यों? इतना ज़्यादा कर वसूला जाता था कि खाने के लिए तो छोड़ो, सब टैक्स में चला जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अच्छा ये हो गया। किसके द्वारा बंगाल व बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। तो देखो यूपी जीके के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई? 1820। रैयत मतलब क्या होता है? किसान। रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू हुई? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का भी नाम आएगा ना, तो केरला और तमिलनाडु का संयुक्त क्षेत्र। ठीक है। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? 1822 में।
अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? बिहार। आज भी बिहार में खूब नशा चलता है, अंधाधुंध, ठीक है, खूब नशा चलता है, खूब सुरती खाते हैं वो लोग। हमारे एकेडमी कुछ महापुरुष खाते हैं सुरती, उनको बनता ही नहीं है बिना खाए। अभी कुछ दिन पहले एक आर्मी के बैच का है हमारा छात्र, मैं उसका नाम नहीं लूँगा क्योंकि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, बेइज्जती हो जाएगा। वो मेरे को बोलता है गुरुजी कसम से हाथ नहीं लगाता हूँ अब राजश्री को। ठीक है, अब हम तो टीचर, छात्र बताएगा तो सच ही बताएगा, हमने मान लिया। एक दिन मैं घर जा रहा था, मैं यहाँ ई रिक्शे से जाता हूँ, ठीक है, आज तो ऐसे ही ले आया गाड़ी दिखाने के लिए। यहाँ पे मैं ऐसे ही खड़ा था और वो आर्मी का तैयारी शाम के रनिंग करके आ रहा था, चौराहे से आ रहा था, मैं ब्रिज के पास खड़ा था, मस्त वहाँ से आ रहा था, टी शर्ट को गले में डाले, स्पोर्ट्स ड्रेस पहने और एकदम मस्तानी चाल पड़ रहा था। राजश्री खोली, तम्बाकू मिला जाता है ना, तम्बाकू मिला जाता है, खोले खोले आ रहा था, मैं देखे जा रहा था, ऐसे ऐसे करके वो आ रहा था, मैं देखे जा रहा था। मैं ठीक है कोई बात नहीं, करो तुम प्रक्रिया। पूरी राजश्री उसने खा ली, ठीक है कोई बात नहीं। और पता है क्या, उसने मुझे नहीं देखा, ब्रिज के पास मैं खड़ा था, मैं देखा, मैं इधर आ, राजेश इधर आ। अब जैसे उसने देखा उसके कान खड़े, है ना, अच्छा राजेश का नाम ले लिया, कोई बात नहीं, राजेश, पर कौन सा राजेश ये तो नहीं पता ना। चलो ठीक है, अब क्या हुआ, जब देख लिया उसके कान खड़े हो गए। और ये वही लड़का था जिसने बोला था गुरुजी कसम से 1 महीना हो गया नहीं खाया, वो रोज खाता है। मैंने बोला अभी मेरे सामने पूरा थूक, पूरा का पूरा राजश्री बाहर निकाल। उसने राजश्री बाहर निकाली और मुंह बना के चला गया। 5 रुपए का नुकसान हो गया ना। राजश्री तो आदमी घंटे 1.5 घंटे तक चबाता रहता है ना उसको, 5 रुपए का नुकसान। भाई का मुझे बहुत मजा आ गया। चलिए आगे, 8वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का क्या कारण था? ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर, ठीक है, उच्च तट कर, बहुत हायर टैक्स लगाते थे। फिर आगे चल के हमारे देश का आधुनिकरण भी हो गया, हमारे देश में मशीनें आ गई। जो कपड़ा पहले इंग्लैंड में बनता था, पहले क्या होता था, यहाँ से कपास लिया, नाव में रखा, इंग्लैंड ले गए, इंग्लैंड में उसका कपड़ा बना, धागा बना, फिर भारत में आया और भारत में ही बेचा। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च होता था, मुनाफा कम होता था। अंग्रेजों ने क्या किया, वहाँ से मशीनें उठाई, नाव में लेके आए, भारत में लगा दी। अब भारत में मशीनें लगा दी तो भारत का हथकरघा उद्योग, शिल्प उद्योग सब ठप हो गया और भारत का आधुनिकरण हुआ, भारत में मशीनें आई। ठीक है, आगे, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। बहुत इंपॉर्टेंट है। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु। अच्छा आपको बता दें, ब्रिटिश लोगों ने यह देखा कि भाई भारत में नील की खेती बहुत उत्तम हो रही है, भारत की जमीन ऐसी उष्णकटिबंधीय है, यहाँ पर उत्तम क्वालिटी का नील होता है। और अंग्रेजी लोग, ये लोग कपड़े की रंगाई के लिए नील का इस्तेमाल किया करते थे। और नील नेचुरल कलर है, पौधों से आता है। और आपको बता दें इसका एक दोष है कि जिस खेत में नील की खेती हो जाएगी ना, अन्य फसल के लिए वह खेती उपजाऊ नहीं रहती। और इनको नील से अच्छा खासा फायदा हो रहा था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड से और बाकी देशों में ये लोग नील भेज रहे थे, बेच रहे थे, अंधाधुंध फायदा हो रहा था। हमारे देश से जबरदस्ती ये लोग नील उगवा रहे थे, और नील उगवा रहे थे, नतीजा उपजाऊ भूमि धीरे धीरे समाप्त होती जा रही थी और दाना अनाज वाली भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही थी। हमारे किसानों की बड़ी भयंकर दुर्दशा हुई, कुपोषण के शिकार हो गए, ऋण ग्रसित हो गए, अत्यधिक शोषण हुआ। ठीक है, उस दुर्दशा को दर्शाया किसने? दीनबंधु ने। अपनी किताब कौन सी? नील दर्पण। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान, कहवा मतलब कॉफी, कहवा बागान कहां पर? वायनाड जनपद में, वायनाड जनपद में, भारत, दक्षिण में, कर्नाटका में, केरल के पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो हमारे यहाँ पे कॉफ़ी कहाँ उगती है? हमारे यहाँ कॉफ़ी कहाँ उगती है? असम में और मेघालय में और बंगाल में। क्यों? क्योंकि सदाबहार हरे भरे वन है, तापमान इतना होता नहीं है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और पूरे भारत को छोड़ दें, दक्षिण में आ जाओ, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, ये ऐसे क्षेत्र है, उत्तम क्वालिटी की कॉफ़ी होती है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूपीजीके में आ सकता है। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? लॉर्ड मेयो। सर टॉमस मुनरो
किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था। यानी ये पूछा जाता है कि भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? सर टॉमस मुनरो। इसको लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, मुझे पता है तुम पीडीएफ को पूरा नहीं पढ़ोगे, लेकिन इसको लिख लो। ठीक है, मोहित खुश हो गया होगा। अब की ना सर ने मेरे मन की बात। व्हाइट ड्रेस पहन के आए हो, अच्छे लग रहे हो, बाय गॉड। तुम हंसे क्यों? उन्हें अच्छा लग रहा? क्यों उन्हें अच्छा लग रहा? मैं किसी को बोलता हूँ ना अच्छा लग रहा है तो वो अपना बेइज्जती समझ लेता है। भैया मैं मजाक नहीं कर रहा होता हूँ, मैं सही बोल रहा होता हूँ। बुरा बोल के तो मेरा ही नुकसान है ना। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय था? 89%। कितना? 89%। ठीक है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? अर्थव्यवस्था के लिए। क्या बोल रहा है? भारत में भारतीयों द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, कहां पर? यूपी में। कहां पर स्थापित किया गया? यूपी में। कौन से क्षेत्र में? अवधी क्षेत्र में। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहां लागू की गई? मद्रास प्रेसिडेंसी व मुंबई प्रेसिडेंसी में। अच्छा, आपको बता दें, जितने रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, ये सब दक्षिण में लागू हुई है। क्यों? हमारा दक्षिण का भाग अंग्रेजों से ज्यादा ग्रसित था। क्यों ग्रसित था? तटीय इलाका और सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका। ठीक है, उत्तम क्वालिटी के मसाले, खेती, चावल, तो दक्षिण में ज्यादा प्रभाव रहा, उत्तर में कम रहा। अच्छा, उत्तर में कब प्रभाव हुआ? आज़ादी के समय आते आते। देखो, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ में हो गया था ना 1857। शुरुआत में दक्षिण में ही रहा, आपको बता दें। और जब और ऊपर को पहुंचते आज़ादी मिल गई। अंग्रेज ना जाते तो हमारे अंग्रेजी नाम होते सब लोगों के, है ना? महेश विलियम बेंटिक। क्यों महेश? अच्छा लगता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू किया गया? 1913। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम किसने कब शुरू किया गया? 1913। इस्पात क्या होता है? स्टील। स्टील किससे बनता है? स्टील किससे बनता है? लोहे से। ठीक है, लोहे में कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती हैं जिससे स्टील बनता है, और इतना ज़्यादा मजबूत बनता है कि उसमें जंग नहीं लगता है। शुद्ध स्टील में कभी जंग नहीं लगता है। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? 1900। क्यों? 1853 से 1924 आते आते बहुत भयंकर क्षेत्र में, बहुत बड़े क्षेत्र में रेलवे बिछ गई थी, तो उसका अलग से बजट पारित करना होता था। आज भी रेल बजट अलग से ही तो पारित होता है। हमारे भारत में और पूरे विश्व में, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आया है जो बताने जा रहा हूँ, हमारे भारत में और पूरे विश्व में भी इंडियन रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो करोड़ों लोगों को सरकारी नौकरी देता है। करोड़ लोग से ज़्यादा हैं सरकारी नौकरी वाले इंडियन रेलवे में। आप अगर कभी भी जाते होंगे ना रेलवे में, तो आप देखते होंगे कितना स्टाफ रहता है। ट्रैकमैन अलग रहता है, झंडी दिखाने वाला अलग रहता है, टिकट काटने वाला अलग रहता है, साफ सफाई वाला अलग रहता है। इतना स्टाफ से भरा होता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताना चाहूँगा, ये खैर जीके में नहीं आएगा। लड़कियों के लिए, लड़कों कौन छेड़ेगा? लड़कियाँ। सुनो ध्यान से, कभी अगर आप अनसेफ महसूस करो, या कोई आपका पीछा कर रहा हो, या कोई आपके जान के पीछे पड़ा हो, और आपको ऐसा मतलब अनसेफ, अनकंफर्टेबल महसूस लग रहा हो, रेलवे स्टेशन बहुत सेफ जगह होती है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भगियाना। क्यों पता है? क्योंकि रेलवे 24 घंटे ऑपरेट होता है। 24 घंटे वहाँ पर आरपीएफ तैनात रहती है, रेलवे सुरक्षा बल, जो कि एक पुलिस होती है। तो कोई भी अगर आपकी जान के पीछे पड़ा हो, मारने का, सीधे रेलवे स्टेशन में घुस जाना। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और कहाँ जाना? जहाँ पे आरपीएफ की टुकड़ी होती है। मुख्य दरवाजे के पास ही आरपीएफ की टुकड़ी होती है।
ठीक है। अब बड़े बड़े स्टेशन में तो MCO होता है, मूवमेंट कंट्रोल ऑफिस, वहाँ आर्मी के जवान 24 घंटे रहते हैं, ठीक है। तो चले जाना वहाँ पे, ठीक है। कोई माई का लाल बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। चलिए, भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय हुआ? लॉर्ड मेयो। भारत और इंग्लैंड के समय, भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इतनी बड़ी शख्सियत थी, इनसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। इसी किताब में इन्होंने बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 20 रुपए। और भारत की अर्थव्यवस्था यानी प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, GDP का आकलन किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम व्यक्ति भारतीय कौन थे जिन्होंने GDP का आकलन किया था? दादा भाई नौरोजी। और इनकी किताब क्या थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। अब ये नहीं भूलेगा क्योंकि हमने इसी वीडियो में और इससे पिछले वाले वीडियो में 3 बार 4 बार पढ़ लिया है, ठीक है। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? 1850। आधुनिक उद्योग का मतलब क्या होता है? वहां से मशीनें यहाँ आ जाना, ठीक है। आप अगर जाओगे ना क्या बोलते हैं, साउथ में जाओगे, मुंबई जाओगे, कर्नाटका जाओगे, तमिलनाडु जाओगे और इधर पुडुचेरी जाओगे, आंध्र प्रदेश जाओगे, तो यहाँ के जो बड़े बड़े शहर हैं ना, यहाँ पे आज भी आपको 200 साल पुरानी दुकानें मिल जाएंगी जो निरंतर चल रही है। बेकरी की दुकान, शराब की दुकान और खाने पीने की दुकान 200-250 साल पुरानी है और उनके ही वंशज चला रहे हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर राज किया, ठीक है। और भारत की परमिशन से चला रहे हैं। सरकारी नौकरी हो जाइएगा तो जरूर जाइएगा, घूमिएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और आप सब लोगों को मैं एक राय दूंगा, जब भी आप लोग सरकारी हो जाएंगे ना तो भारत भ्रमण जरूर कीजिएगा। भाई ये हक है हमारा, और आप लोगों को कैसा लगेगा कि भाई जो राज्य को हम पढ़ते थे उसको आज घूम रहे हैं, अच्छा लगेगा आपको, जीके बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा, ठीक है। भाई हमको तो इंडियन आर्मी ने घुमा दिया, हमारे पिताजी इंडियन आर्मी में थे और इंडियन आर्मी में जितना कार्यकाल हुआ कम से कम नहीं तो 20 से 22 राज्य हम घूम चुके हैं, 20 से 22 राज्य, ठीक है। और सब ये इंडियन आर्मी की देन है। आगे देखिए, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुआ? 1850 में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत जननी की संज्ञा किसने दी? कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। समझिएगा भी ध्यान से क्यों। कार्ल मार्क्स जो है अर्थव्यवस्था में बहुत आएगा पढ़ने में। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग के अग्रदूत और जननी। आधुनिक उद्योग रेलवे। आप बताइए, जब रेल बनती है तो कितने सारे पार्ट बनते हैं, है ना? नट बोल्ट, पंखे, सीट, कुर्सी, सब चीज़ बनता है ना। आप सोचो खाली एक रेलवे कितने उद्योग को जन्म दे रहा है। खाली रेलवे, एक रेलवे में देखो बिजली की तारें, लाइट, पानी की व्यवस्था, नल, सीट, सब कुछ तो लगता है। अब आप सोचो कितने क्षेत्र को ये सिंचित कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र को ना। अब बहुत सारे क्षेत्र मिलके एक रेल का निर्माण कर रहे हैं, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? आधुनिक उद्योग की जननी। अब आप सोचिए, रेल के पार्ट्स बनाने के लिए कारखाने होंगे, कारखानों में मशीनें होंगी, मशीनों को ऑपरेट कौन करेगा? आदमी ना। यानी रेलवे ऐसा विभाग है जो बहुत सारे लोगों को जॉब देता है, ठीक है। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित की गई थी? रिसरा, बंगाल में। थोड़ा सा ये पटसन सर्च कीजिएगा क्या है, हिंदी शब्द है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, जूट होता है क्या? जूट, सूत, अच्छा ठीक है, मैं सर्च करूंगा इसको। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? रिसरा, बंगाल में। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? बिहार में। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्षता किसने की? सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई को क्या बोला जाता है? लौह पुरुष। अच्छा, कहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार बोला था? बारदोली। कौन से सत्याग्रह में? बारदोली सत्याग्रह। हमारे भारत के होम मिनिस्टर कौन थे पहले? यही थे। भारत को एक करने वाले भी कौन है? यही है। उप प्रधानमंत्री भी कौन है? यही है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं इससे, ठीक है। बहुत जो है गुस्सैल व्यक्ति थे और सामने वाले की अकड़ को तोड़ना बहुत अच्छे से जानते थे। जितने भी रियासतें थी ना, भारत में मिलने से इनकार कर रही थी।
तो इन्होंने जो है पुलिस के डंडे के बल पे मिला लिया, ठीक है। तो ऐसे नहीं मानेगा तो डंडे से मानेगा। अभी हम तुमसे बोल रहे हैं कि भारत में मिल जाओ और भारत को एक बना दो, ठीक है। तो वो राजा बन रहे थे, इन्होंने तोड़ दिया उसे, ठीक है। नेहरू को डांट देते थे और तू करके नेहरू से बोलते थे तू बहुत गलत काम कर रहा है, मैं वहाँ गया तूने मना कर दिया, ज़्यादा प्रधानमंत्री मत बन, अभी तो नया है, बच्चा है, तू खड़े करके बात करते थे। जब धारा 3 जब यार इसमें कौन से हंसने की बात है, इसमें कौन से हंसने की बात है। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, आपको बताते जब जम्मू कश्मीर को मिलाना था ना, जम्मू कश्मीर को मिलाना था, तो जम्मू कश्मीर का राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, हरि सिंह मान नहीं रहा था। और उस समय नए नए प्रधानमंत्री बने थे कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो बोल रहे थे कि यार देखो ऐसा है, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि यार देखो अभी हम आज़ाद हुए हैं, अभी हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि अच्छी बनाना चाहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे नहीं मिलेगा, मैं लेके रहूँगा और मेरे पास समय बहुत कम है, बिल्कुल लेके रहूँगा, तू क्या कर लेगा। जवाहरलाल नेहरू को बोल रहे थे। जवाहरलाल नेहरू ने 3-4 बार मना किया कि अभी मत जाओ, और 3-4 बार सरदार वल्लभ भाई पटेल माने। लेकिन जब वल्लभ भाई पटेल का आपा खो गया तो कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं जाऊँगा जम्मू कश्मीर को लेके आऊँगा, तू ये बैठा रहेगा और तू साइन करेगा, तू साइन नहीं करेगा मैं तुझे देख लूँगा। जवाहरलाल नेहरू को गए, फ्लाइट से साइन लेके वापिस आ गए और पूरा जम्मू कश्मीर हमारा। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने व बसने की अनुमति कब मिली, 1833 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन, रमेश चंद्र दत्त। 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बहुत चीज़ों के अध्यक्ष थे, विभाग के अध्यक्ष थे। होता है ना, मैं ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, सब खाऊंगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा मेरा दल इंडियन नेशनल कांग्रेस। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन किया गया, लॉर्ड कर्जन काल में। यूपी जीके थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यूपी जीके के लिए। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ, लॉर्ड कर्जन काल में। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई, 1872 में। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था, ओडिशा, ठीक है। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित किया गया, 1772 में। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपके जीके से इंपॉर्टेंट हैं और काफ़ी ताल्लुकात रख सकते हैं आपके। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ, 1780। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ, 1780। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, विलियम विल्किंस ने। स्टार लगा लीजिए इसको, ठीक है, स्टार लगा लीजिए इसको। गीता का अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया, विलियम विल्किंस ने, ठीक है। गीता का अंग्रेजी में अनुवादन किसने किया, विलियम विल्किंस ने। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ पे आरंभ हुई, कलकत्ता एवं आगरा के बीच। कहाँ पे, कलकत्ता एवं आगरा के बीच। आज जिसे हम टेलीग्राम बोलते हैं, टेलीग्राम आज एक सॉफ्टवेयर है, लेकिन पहले टेलीग्राम किसको बोलते, तार को, मतलब संदेश भेजने का एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ की गई, कलकत्ता और आगरा में। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन, जोनाथन डंकन। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, अवध को, ठीक है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी, 1835, क्लियर है। इससे पहले भी एक हमने पॉइंट पढ़ा था, ठीक है। आधुनिक शिक्षा का मतलब क्या होता है, मॉडर्न एजुकेशन, साइंस और इंग्लिश। अंग्रेजों के हिसाब से शिक्षा कीजिए और वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। अब वेदों की ओर लौटो का मतलब है, अरे अंग्रेजी शिक्षा बाद में, पहले भारत की शिक्षा पढ़ो, ठीक है। और आप लोग अगर वेद पढ़ लोगे ना, वेद, तो आप जो है इतने विद्वान बन जाओगे कि आप IAS जैसा पेपर निकाल लोगे, और वेद पढ़ने के लिए। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। अवध के स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था, सादत खान या बुरहान उन मुल्क।
सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसने संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवान बनाया था? राजा शिताब राय। महाराणा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? खड़क सिंह। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड वेलेस्ली। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? सुकरचर्या ना, इसको लिख लो, स्टार लगा लो, इस पॉइंट को स्टार लगा लो। रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकरचर्या। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। कितना मिनट हो गया इसमें? 35। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? मीर कासिम ने। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। यही तो जीके है, यही तो एग्जाम में पूछता है आपके। क्लियर है? मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जो अभी मैं क्लास के बाद आपको पीडीएफ दे दूंगा ना, घर जाके पूरा पीडीएफ मोबाइल में फेर लेना, ठीक है? टिकटॉक और फेसबुक में जैसे हम पढ़ाते हैं ना, ऐसे हमारा क्या बोलते हैं, पीडीएफ फेर लेना, ठीक है? बहुत अच्छा जीके जीएस हो जाएगा आपका। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? 1799 में। डिंडीगुल क्या है? डिंडीगुल क्या है? तमिलनाडु के एक शहर का नाम। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? वॉरेन हेस्टिंग, याद है ना? लेकिन ये उच्च न्यायालय नहीं था, उच्चतम था, सुप्रीम कोर्ट था ना, उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम लिखिएगा, उच्च न्यायालय ना बोलिएगा, उच्चतम था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के कलकत्ता शहर में 1774 में बनवाया गया था। सुप्रीम कोर्ट था, हाई कोर्ट नहीं था। उच्च न्यायालय का मतलब होता है हाई कोर्ट, उच्चतम न्यायालय था, हाई कोर्ट से भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ? डफरिन के समय में। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय हुआ? डफरिन के समय। ठगों का दमन किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? चूड़ामन यानी चूड़ामणि। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता था? सूरजमल को। लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, पॉइंट को। चलिए ये चीज हुआ, आगे बढ़ते हैं। लौहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? बंदा बहादुर ने। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? फर्रुखसियार। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। पंजाब का कुछ क्षेत्र पाकिस्तान में भी है, पता है ना आपको? आधा पंजाब पाकिस्तान में और आधा कहाँ है? भारत में। रंजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती है? सतलज नदी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? सर चार्ल्स नेपियर। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? डुप्ले। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड वेलेस्ली। और पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर ने? लॉर्ड कौन सा? हड़प की नीति।
डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का नाम का गठन कब हुआ? 1600। और वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? सर आयर कोट ने। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसी को किसने भेंट दिया? शाइस्ता खान ने। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? डुप्ले को। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? चंद्रनगर का। ठीक है, ये वन लाइनर जीके है, इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आएगा। ये कभी कभी आपके एग्जाम में वन लाइनर डायरेक्टली पूछ लेता है। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी गवर्नर जनरल कौन बना? गोडेहू। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में, याद है ना? 1510। पुर्तगाली लोग नहीं आए थे क्या? पुर्तगाली लोग। और उस समय बीजापुर के शासक से गोवा को आज़ाद कराया और खुद अपने कब्जे में लिया। क्लियर है? पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती की? तंबाकू की खेती। हमारे देश में क्या क्या लाए थे वो? तंबाकू, आलू और बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे, है ना? कभी आपको ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए ना, तो जो लेज का पैकेट है ना, अंकल चिप्स जिसे बोलते हैं, खरीद लीजिएगा, खरीद लीजिएगा, क्योंकि आधाधुन फूले रहते हैं वो। पता है क्या, हमारी जो दाई थी, अम्मा हमारी, हम उनको बहुत चिप्स खिलाते थे, लेकिन मेरी दाई जितनी बार उस पैकेट को खोलती थी ना, उतनी बार कंपनी निर्माता को अंधाधुन गालियां देती थी, क्योंकि 5 रुपए के 5 चिप्स, दिखता इतना बड़ा है, होता बहुत कम है। तो बहुत भयंकर जो है गाली दिया करती थी। यहाँ की जैसे गांव में गाली देते हैं ना, सब लड़का लड़कियों को पता है। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? शाह आलम सेकंड। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध से के पश्चात हुई है? पालखेड़ा युद्ध के बाद। संगोला की संधि कब? 1750। इलाहाबाद की संधि कब? इसको स्टार लगा लो, इलाहाबाद की संधि। ठीक है, अरे वो सब बताएंगे आपको, ठीक है, परेशान ना हुई है, संधियाँ बहुत हुई है। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1765 में। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? 1600 में। भारत कब आए? 1608 में। कंपनी कब स्थापित की? 1613 में। गए कब यहाँ से? 1947 में। देख लो, अब 1600 में स्थापित हुई है कंपनी, 1608 में भारत आए, 1613 में कंपनी, सूरत में कंपनी स्थापित हुई, अच्छा खासा राज किया। अब देख लो, 1613 से ये लोग गए कब? कितना साल हो गया? लगभग 3.5 साल, लगभग 3.5 साल, है ना? 3.5 साल में बहुत दोहन किया इन्होंने हमारा, बहुत ज़्यादा। और नहीं तो आज हम इतना डेवलप होते कि अमेरिका भी नहीं होता। एक से एक इंजीनियर, एक से एक डॉक्टर, एक से एक आयुर्वेद यहाँ पे होता। क्लियर है? पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? 1674 में। पौंडीचेरी की स्थापना किसने किया? फ्रांसिस मार्टिन ने। पौंडीचेरी में किसका अधिकार था? फ्रांसीसियों का। किसका? फ्रांसीसियों का। ठीक है। अंग्रेज ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना? 1761 में। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम। क्या बोला है? भारत का, बंगाल का नहीं बोला है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। राज्य हड़प की नीति या राज्यक्ष किसके था? लॉर्ड डलहौजी। राज हड़प नीति के अंतर्गत कौन सा भारतीय राज्य कब्जे में किए गए? झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है झांसी, नागपुर, सतारा। सबसे ज्यादा पूछा जाता है झांसी और नागपुर, सतारा। झांसी का इसलिए पूछा जाता है क्यों? झांसी की रानी, दत्तक पुत्र। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन संधि किया? श्रीरंगपट्टनम, स्टार लगा लीजिए। अंग्रेजों से आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई टीपू सुल्तान की? श्रीरंगपट्टनम की संधि। लिख लो इसको, इंपॉर्टेंट है, कराया था टेस्ट में। अरे वाह, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? सही है। अच्छा,
लिख लो भाई, जल्दी जल्दी लिख लो। हर संडे अब हम आपका बिजी करेंगे, ठीक है। और जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे तो बोलोगे अपने आने वाली पीढ़ी को कि जब पूरा चित्रकूट संडे मना रहा था, छुट्टी मना रहा था, ठीक है, हम क्लास में बैठ के पढ़ रहे थे। हमारे फादर जब रात में पढ़ते थे ना तो 4 बजे उठ के पढ़ते थे, और हमारे पिताजी बोल बोल के पढ़ा करते थे। पहले के लोग बोल बोल के ही पढ़ा करते थे। तो गांव में आपने देखा होगा छाप दिवाली होती है। छाप दिवाली का मतलब बीच की दीवार, फिर उधर से दूसरा घर चालू हो जाता है। तो हमारे पिताजी सुबह 4 बजे उठते थे, पढ़ते थे, और उसी छाप दिवाली के जिस पार घर था वहाँ पे एक चक्की रहा करती थी, हाथ से चलाने वाली। तो जैसे ही हमारे पिताजी पढ़ना चालू करें, बगल वाली दाई चक्की चलाना शुरू कर दे। अब चक्की की तो आवाज़ आती है, आपने देखा होगा, दरने की आवाज़ आती है ना। तो हमारे पापा बहुत डिस्टर्ब हुआ करते थे। फिर हमारे पापा ने दाई को सबक सिखाने के लिए क्या किया, रात के 1:30-2 बजे उठ गए और पढ़ना चालू। दाई भी उठ गई, चालू चक्की। 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, सूरज नहीं उग रहा, क्योंकि पहले तो 4 बजे से 5 बजे सुबह हो जाती थी ना। 3 घंटा हो गया, सूरज नहीं उग रहा है। वहाँ से बोलती दादू, मेरे पापा को हमारे संतोषवा बोलते थे, दादू संतोषवा आज सुबेर ना हुई क्या? संतोषवा तो पहले उठे बैठे हैं, तो कहाँ से होगा। चलिए, तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज सेना नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। में लिख लो इसको। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव। में लिख लो इसको, ठीक है, लिख लो। आधुनिक भारत के इतिहास में आता है ये, आधुनिक भारत के इतिहास में ये आता है। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने किसे पराजित किया? सिराजुद्दौला को। क्लियर है? अगला देखिए, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। कितना टाइम हो गया इसमें? शाबाश, देख रहे हो कितना अकड़ से बोल रहा है, जैसे उधार खाए बैठा हूं मैं। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। इसको भी लिखो, बक्सर के युद्ध में, लिखो इसको, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो। जल्दी लिखो यार, तुम लोग लिखते नहीं हो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो। सुगौली की संधि किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? श्रीरंगपट्टनम में। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन से गवर्नर जनरल की प्रमुख भूमिका रही है? विलियम बेंटिक। वोडेयार किसके शासक थे? मैसूर रियासत के। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? श्रीरंगपट्टनम। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? 1757। द्वैध शासन का अंत किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध किसने किया? मराठों ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? अल्फांसो दे अल्बुकर्क। ठीक है, बंद कर दो इसे। पीडीएफ में बहुत सारे, पढ़ लीजिएगा घर में।